हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास का हमारा सब्जेक्ट रहेगा बीपीएससी 133। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी में मददगार साबित हो सकते हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2 लेसन से मैंने लिए हैं, प्रशासनिक प्राधिकरण और भारत में आयोग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रशासनिक प्राधिकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये प्रशासनिक प्राधिकरण क्या होता है? ठीक है। तो प्राधिकरण जो है इसका मतलब समझ लेते हैं। इसको हम इंग्लिश में ट्रिब्यूनल बोलते हैं और इसका मतलब होता है अर्ध न्यायिक संस्था। ये पूरी तरह से कोर्ट नहीं होता, पूरी तरह से न्यायालय नहीं होता इसे, लेकिन ये न्यायालय वाले जो कार्य है, कुछ कार्य है उन्हें करता है। जैसे कि जो प्रशासनिक या कर संबंधी जो मामले होते हैं उन मामलों को ये कोर्ट से बाहर ही सुलझाता है। और इसके अलावा कुछ और विवाद होते हैं, जैसे अधिनिर्णय का विवाद, संघर्ष, दो पक्षों के बीच अधिकारों का निर्धारण, प्रशासनिक निर्णय और प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा। इन कार्यों को ये करता है, कौन करता है? प्राधिकरण करता है। और ये न्यायालय नहीं होता, अर्ध न्यायिक संस्था होती है, इसे प्राधिकरण बोलते हैं। और ये प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। ये ना तो पूरी तरह से न्यायिक प्रणाली का हिस्सा होता है, ना ही पूरी तरह से कार्यपालिका का हिस्सा होता है। ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल जो शब्द है, ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यून शब्द से लिया गया है। ट्रिब्यून शब्द से, जो रोमन राजशाही और गण राज्य के अंतर्गत एक अधिकारी था, एक आदमी था जो कुलीन मजिस्ट्रेटों की जो मनमानी थी उनसे नागरिकों की सुरक्षा करता था। कौन करता था? ट्रिब्यून करता था। और इसी से निकल कर आया है ट्रिब्यूनल। और ट्रिब्यूनल को हिंदी में प्राधिकरण बोलते हैं। और प्राधिकरण क्या होता है? एक प्रशासनिक संस्था होती है जो कुछ मामले, सभी मामले नहीं, कुछ मामले जो हैं कोर्ट से बाहर ही उनका निपटारा कर देता है। ये जो संस्था है, प्राधिकरण है ये। और सामान्य रूप से ट्रिब्यूनल का आशय क्या होता है? ट्रिब्यूनल का आशय क्या होता है? एक ऐसे व्यक्ति या संस्था से जिसके पास दावों व विवादों पर निर्णय, अधिनिर्णय या निर्धारण करने का प्राधिकरण होता है। इसके नामकरण में ट्रिब्यूनल शब्द शामिल हो या ना हो, लेकिन ये काम करता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि प्राधिकरण क्या होता है। प्राधिकरण एक ऐसी संस्था होती है जो न्यायालय से बाहर ही, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनका न्यायालय से बाहर ही निपटारा करने की इनके पास शक्ति होती है, ये ट्रिब्यूनल होता है। ठीक है। ट्रिब्यूनल किससे लिया गया है? ट्रिब्यूनल शब्द से लिया गया है, जो कि रोमन राजशाही और गणतंत्र का एक व्यक्ति हुआ करता था, जो मैजिस्ट्रेटों की मनमानी को रोकने के लिए नागरिकों की रक्षा करता था, सुरक्षा करता था उनकी। ठीक है। और इस प्राधिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्राधिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो भी न्यायालय होते हैं, कोर्ट होते हैं, जिला कोर्ट होते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं, इनमें जो लंबित मामलों की बड़ी संख्या पड़ी हुई है। बहुत सारे केस हैं जो अभी तक सुलझाए नहीं गए हैं, बहुत साल हो जाते हैं उन्हें पड़े हुए, लटकते रहते हैं। तो उनको क्या किया जाता है? उनको, उन मामलों को ये जो है प्राधिकरण, ये इनका निपटारा करता है। ठीक है। न्यायालयों का कार्यभार इससे कम हो जाता है। अगर कुछ मामले हैं वो बाहर ही निपट जाएंगे तो न्यायालयों का जो भार है, कार्यभार है, वो कम हो जाएगा। और निर्णय में भी तेजी आएगी, निर्णय करने में भी। एक ऐसे मंच का निर्माण करने हेतु जहां अधिवक्ता और विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाया जा सके। ठीक है। और अधिकरण न्यायतंत्र में एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। कौन? प्राधिकरण। वे लंबित मामलों के बोझ से दबे न्यायालयों के बोझ को कम करने हेतु पर्यावरण, सशस्त्र बल, कराधान और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित विवादों की सुनवाई करते हैं। ठीक है। ये अलग अलग होते हैं प्राधिकरण, कई तरह के होते हैं, एक ही तरह के नहीं होते हैं। जैसे पर्यावरण जो होता है प्राधिकरण, वहाँ पे सिर्फ पर्यावरण के मामले सुलझाए जाते हैं। जो सशस्त्र बल होते हैं उनके जैसे आर्मी कोर्ट अलग से होती है। टैक्स वाला जो मुद्दा होता है उसके लिए अलग से प्राधिकरण होता है, प्रशासनिक मुद्दों के लिए अलग से होता है। तो ये प्राधिकरण कई हैं, कई संस्थाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। और ये क्या करते हैं? न्यायालयों पे जो बोझ पड़ा हुआ है सभी तरह के केसों का, सभी तरह के, क्योंकि ये सारे के सारे वहाँ न्यायालय में जा सकते हैं, पड़े होते हैं लंबित, उनका निपटारा, कुछ इन केसों का निपटारा अगर बाहर ही कर दिया जाए तो न्यायालयों पर जो है बोझ, कार्यभार है जो कम हो जाता है। ठीक है। न्यायालय और प्राधिकरण में क्या अंतर है? न्यायालय जो है न्याय प्रणाली के अंतर्गत आता है, इसका एक अंग है और इसे न्यायिक शक्ति है जो राज्य से प्राप्त है। जैसे कि जो हमारी संसद है उसके 3 पार्ट हैं, एक कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। तो न्यायपालिका का एक अंग है न्यायालय, और इसे जो शक्तियां हैं संसद संविधान से प्राप्त हैं। लेकिन जो प्राधिकरण है वो एक एजेंसी होती है, एक एजेंसी है, और इसे कानून के तहत इसका निर्माण किया जाता है। और इसे कुछ कुछ न्यायिक शक्तियां जो है सौंपी जाती है। सारी न्यायिक शक्तियां इसके पास नहीं होती, कुछ एक इसे सौंप दी जाती है।
दूसरा इनमें डिफरेंस क्या है कि नागरिक न्यायालयों के पास नागरिक प्रकृति के सभी मुकदमों का परीक्षण करने की न्यायिक शक्ति होती है, तब तक कि संज्ञान स्पष्ट और निहित रूप से वर्जित नहीं है। तो न्यायालय जो होते हैं उनके पास क्या होता है, जितने भी, जैसा भी हो और जितने भी हों, किसी तरह का भी जो कोई भी केस हो, वो यहाँ पर कोई भी मुकदमा हो वो न्यायालय में जा सकता है। लेकिन जो अधिकरण है, प्राधिकरण है, वो अर्ध न्यायिक है, मतलब आधा न्यायिक है, ये पूरी तरह से न्यायालय नहीं है। इसके पास कुछ एक विशेष मामले जिनकी शक्ति इनको दी गई है, सिर्फ उन्हीं को ही ये सुलझा सकते हैं, उन्हीं पर ये काम कर सकते हैं। न्यायालय का तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो सामान्य न्यायालय हैं उनके न्यायाधीश अपने कार्यकाल, सेवा, नियम, शर्तों आदि के संदर्भ में कार्यपालिका से स्वतंत्र होते हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है एक दूसरे से स्वतंत्र होती है और ये एक दूसरे के कार्यों में या किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन प्रशासनिक जो प्राधिकरण है उसके सदस्यों के कार्यकाल, सेवाएं और नियम, शर्तें सब कुछ क्या करता है, कार्यपालिका के हाथों में होती है। इसलिए इसे ना तो ये जो है न्यायपालिका के अंतर्गत आता है प्राधिकरण, और ना ही कार्यपालिका। मतलब कुछ एक इसकी जो शक्तियां हैं वो न्यायालय से प्राप्त है, न्यायपालिका से, लेकिन इसका जो सरकार के हाथों में इसकी कुछ विशेष शक्तियां जो हैं, शर्तें और नियम हैं, वो सरकार के हाथों में होते हैं, कार्यपालिका के हाथों में होते हैं। तो जो नगर पालिका है उसे मिला जुला रूप कह सकते हैं न्यायपालिका का और कार्यपालिका का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है, न्यायालय का जो पीठासीन अधिकारी है वो विधि शास्त्र में प्रशिक्षित होना चाहिए। विधि शास्त्र में मतलब कि उसे लॉ का पूरा ज्ञान किया होना चाहिए, उसके पास डिग्रियां होनी चाहिए लॉ की। लेकिन जो प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं वो विधि में, लॉ में इन्होंने कोर्स कर रखा है या नहीं कर रखा है ये कोई जरूरी नहीं है। वो प्रशासनिक मामलों के क्षेत्र का विशेषज्ञ भी हो सकता है, मतलब उसे राजनीतिक ज्ञान हो, लॉ कर रखा है या नहीं कर रखा है ऐसा जरूरी नहीं है। न्यायालय के न्यायाधीश का निष्पक्ष होना आवश्यक है। भी वो किसी भी पक्ष में अगर दो मुकदमा आता है दो पक्षों के बीच में, तो वो निष्पक्ष होता है, वो किसी एक के पक्ष में नहीं बात करता, वो दोनों की बातें सुनता है। जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मामले में दिलचस्पी भी नहीं रखता है, फिर भी वो केस सुनता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी क्या होते हैं, वो पक्षकार हो सकते हैं जिस पर उनके द्वारा निर्णय लिया जाना है। ठीक है, इसमें पक्षकार हो सकते हैं और न्यायाधीश जो न्यायालय हैं वो निष्पक्ष होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यायालय साक्ष्य और प्रक्रिया के सभी नियमों का पालन करते हैं, मतलब कि वो सबूतों को देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तब जाके कहीं फैसला सुनाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रशासनिक अधिकरण जो होते हैं वो नियमों के बंधन में नहीं होते हैं। उनका काम सिर्फ न्याय करना होता है प्राकृतिक सिद्धांत पर। वो तुरंत न्याय भी कर सकते हैं, तुरंत न्याय कर सकते हैं सबूतों के आधार पर, या ऐसे देख सकते हैं प्राकृतिक तौर पर। जैसे मान लीजिए एक बड़ी पंचायत है या आप डीसी के प्रशासनिक अधिकारी नियमों में बंधा नहीं होता है, वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसे जो कोई भी स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। न्यायालय के रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य और सामग्री के आधार पर प्रश्नों पर ही विचार किया जाता है कि उस टाइम पे वो बोल क्या रहा है, कोई भी व्यक्ति बोल क्या रहा है और साक्ष्य क्या बोल रहे हैं। सामग्री के आधार पर सभी प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव रूप से करना होता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकरण में क्या होता है, विभागीय नीतियों को ध्यान में रखा जाता है और उसी को ध्यान में रखकर प्रश्नों पर विचार किया जाता है, और उनका निर्णय जो होता है वस्तुपरक नहीं होता बल्कि सब्जेक्टिव होता है। अब न्यायालय किसी विधान की शक्तियों पर निर्णय ले सकता है, किसी भी विधान की, लेकिन प्रशासनिक अधिकरण ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब ये क्या है कि न्यायालय है, न्यायालय में चाहे कोई भी सैनिक मुकदमा चला जाए, कर से रिलेटेड मुकदमा चला जाए, पर्यावरण से रिलेटेड मुकदमा चला जाए, दीवानी मुकदमा चला जाए, जमीन से रिलेटेड मुकदमा चला जाए, व्यापार से रिलेटेड मुकदमा चला जाए, प्रदूषण से रिलेटेड मुकदमा चला जाए, वो सब न्यायालय सॉल्व कर सकता है। लेकिन जो ये प्राधिकरण है जिस संस्था के लिए बनाए गए हैं उसी संस्था का मुकदमा ये सॉल्व कर सकते हैं, किसी दूसरे संस्था का मुकदमा ये सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी कौन कौन से प्राधिकरण हैं जो इंडिया में अभी कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो सीमा शुल्क और उत्पाद पर अपीलीय प्राधिकरण है। संसद ने 1986 में सीमा शुल्क और उत्पाद पर अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम पारित किया। प्राधिकरण सीमा शुल्क और राजस्व से संबंधित विवादों, शिकायतों और अपराधों पर निर्णय करता है। मतलब इसमें जो टैक्स से रिलेटेड जो भी हैं मुकदमे होते हैं, कोई टैक्स चोरी कर रहा है या टैक्स को लेकर कोई विवाद हो गया है क्या, या किसी ने शिकायत दर्ज कर दी है प्रोडक्ट को लेकर भी, तो वो इस जो ये प्राधिकरण है सीमा शुल्क और उत्पाद पर, उसमें जा सकते हैं, उसमें ही इनका निपटारा किया जाता है। अगर किसी को ठीक नहीं लगता, इनका न्याय उनको समझ में नहीं आ रहा किसी को, तो वो इसके खिलाफ अपील जो है सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं।
एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार, इसका आयोग का गठन जो है वो हुआ था 1869 में। और इसमें क्या होता है कि जो प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार है, जो भी नियम है प्रतिबंधित हैं लेकिन उनको व्यापार वाले कर रहे हैं, तो इनसे पीड़ित जो व्यक्ति है अपनी शिकायतें जो है इस आयोग में दर्ज करा सकता है, वहाँ फैसला ले सकता है, फैसले के लिए जा सकता है न्याय के लिए। अगर इस आयोग से जो न्याय मिलता है किसी व्यक्ति को, अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है तो फिर वो कहाँ जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। नेक्स्ट है आपका निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या करता है? निर्वाचन आयोग है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह बांटता है। अगर इस विषय में कोई भी समस्या हो रही है तो उसके निर्वाचन आयोग जो है निर्णय लेता है, लेकिन इन निर्वाचन आयोग के निर्णय को भी चुनौती कहाँ दी जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में दी जा सकती है। नेक्स्ट आपका है विदेशी मुद्रा विनिमय अपीलीय बोर्ड। इसका गठन कब हुआ था? 1973 में हुआ था। तो इसमें जो इस विदेशी मुद्रा अधिनियम के नियम से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो वो इस बोर्ड में जो है अपील कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आयकर अपीलीय प्राधिकरण। आयकर होता है इनकम टैक्स का जो बोर्ड होता है, इसका गठन 1961 में हुआ था और ये विभिन्न शहरों में है। और इसके जो आयुक्त होते हैं, मेन हेड जो होते हैं, निदेशक होते हैं, ये जो पीड़ित व्यक्ति है इनके समक्ष जो है अपील कर सकते हैं और इनके अपील के विरुद्ध उच्च न्यायालय में भी जाया जा सकता है। बाकी जो थे वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं जैसे सीमा शुल्क वाले, लेकिन इसमें क्या होता है आप उच्च न्यायालय में भी जा सकते हो इसके फैसले के खिलाफ। ठीक है। उच्च न्यायालय उचित जो भी उचित समझता है अगर वो फैसला दे देता है, नहीं तो उसे फिर सर्वोच्च न्यायालय में भी भेजा जा सकता है या व्यक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है रेलवे दर प्राधिकरण। इसका गठन 1989 में हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे रेलवे प्रशासन के विरुद्ध अगर किसी को शिकायत है, किसी भी तरह की शिकायत है, अतर्क संगत दर है, अनुचित प्रभार है, तरजीह व्यवहार है, मतलब कुछ भी अगर आपको गलत लग रहा है कि प्रशासन के द्वारा जो है गलत व्यवहार किया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध आप कहाँ जा सकते हो? रेलवे दर प्राधिकरण में जा सकते हो। अगर वहाँ से भी आपको न्याय नहीं मिल रहा तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। नेक्स्ट आपका प्राधिकरण है औद्योगिक प्राधिकरण। इसका गठन हुआ था 1947 में ही के अधीन हुआ था। इसमें क्या होता है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों इसे गठित इसने दोनों को सॉरी जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार है दोनों सरकारों द्वारा इसे गठित किया गया था। और इसमें क्या होता है मजदूरी भुगतान की अवधि हो गई, क्षतिपूर्ति भत्ते, घंटे काम करने की और छटनी हो गई, या संस्थान बंद करना है खोलना है, जितने भी है कामगार के हैं या नियुक्ति से लेकर के कोई मतलब प्रॉब्लम है, इससे भी अगर आपको कोई किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी झगड़ा है उद्योगों से रिलेटेड, वो इस प्राधिकरण में सुलझाया जाता है, वहाँ पे अपील की जा सकती है। अगर वहाँ से सही से न्याय नहीं मिल रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अगला टॉपिक जो कि अगले लेसन से नीति आयोग लेसन से भारतीय आयोग से के लेसन से है ये। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है नीति आयोग। मैंने लिया है यहाँ पे नीति आयोग, ये करंट में ही चला हुआ आयोग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की थी। ठीक है। अब ये नीति आयोग क्या होता है और ये योजना आयोग क्या होता है? आपने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में सुना होगा। तो योजना आयोग क्या करता था? पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। ठीक है। तो आज़ादी के बाद ही इसका गठन हो गया था योजना आयोग का, लेकिन 15 अगस्त 2014 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। और यहाँ पे 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक है, इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है नीति आयोग की, एन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसे हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है। ये संस्था बनाई गई, कब बनाई गई? 1 जनवरी 2015 को बनाई गई और आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसे सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है, क्योंकि देखो जो योजना आयोग है जो वो सिर्फ पंचवर्षीय योजना ही बना रही थी, लेकिन जो ये है नीति आयोग है ये 3 साल की, 5 साल की, 7 साल की जो है योजनाएं बनाता है। ये इसके साथ साथ क्या करता है? राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करता है, इसकी भूमिका ये निभाएगा। ठीक है। इसे सरकार का थिंक टैंक भी कहते हैं। केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह राजनीतिक और तकनीकी सलाह ये देगा। इसका ये काम है, विशेषता कह सकते हो, काम कह सकते हो। ठीक है। इसके अंतर्राष्ट्रीय ये क्या करता है? राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजनीतिक, रणनीतिक और तकनीकी सलाह ये देगा। ठीक। योजना आयोग 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त कर दिया गया था योजना आयोग को।
ठीक है। इस ये कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था इसका। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की जो है स्थापना की गई थी। अब आज़ादी के बाद ही इसकी स्थापना कर दी गई थी 15 मार्च 1950 को। और इसे ख़त्म कब किया गया 15 अगस्त 2014 को इसे ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। और 1 जनवरी 2015 से किसे लागू कर दिया गया, इसकी जगह पे किसे स्थापित कर दिया गया, नीति आयोग को। ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता था, और जो है नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। और प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है। ये हो गया आपका नीति आयोग। नेक्स्ट है आपका वित्त आयोग। क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है का जो है प्रावधान है, यानी कि आप अनुच्छेद 280 के तहत क्या कर सकते हो, वित्त आयोग का गठन कर सकते हो। और वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं इस वित्त आयोग में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 221 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। क्या करता है? समझिए इसे। भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है 221, इसमें इसके तहत राष्ट्रपति क्या करता है, वित्त आयोग को बोलता है, कहता है कि जो उसकी सिफारिशें हैं, सलाह है, जो वो संसद के प्रत्येक सदन के सामने रखे। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान अनुच्छेद 243(1) के द्वारा किया जाता है। मतलब यहाँ समझ में आना चाहिए कि जो है जो केंद्र का वित्त आयोग गठन है, ठीक है, वो अलग से होता है। जो राज्य का वित्त आयोग गठन है वो अलग से है। राज्य के वित्त आयोग गठन का जो गठन है वो किसके तहत होता है? अनुच्छेद 243(1) के तहत होता है। जबकि जो केंद्र का वित्त आयोग गठन है, जो उसका गठन किसके तहत होता है? अनुच्छेद 280 के तहत होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आयोग है वित्त आयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? वित्त आयोग के द्वारा संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाता है। ठीक है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो कर हैं, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम, वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, इसका वितरण कैसे कैसे वितरण किया जाए, जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है उसका वितरण कैसे किया जाए। ठीक है। राज्यों के बीच में और संघ के बीच में ये निर्णय कौन करता है? वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। वो सिद्धांत बताता है कि आप हमारे पास जो राजस्व इकट्ठा हो गया है राज्य के पास, उसे कैसे कैसे हम बांट सकते हैं और कितना कितना बांट सकते हैं, ये कौन बताता है? वित्त आयोग बताता है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए जो है जरूरी उपाय किए जाते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त की हित में कई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। तो ये कार्य थे किसके? वित्त आयोग के। लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 1926 में हुआ था। और किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1919 भारत सरकार के अधिनियम के तहत हुआ था। 1924 में विधि आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। और ये 2 तरह के होते हैं, एक संघ लोक सेवा आयोग होता है और दूसरा होता है राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और कितनी संख्या होनी चाहिए ये भी निर्धारित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी? सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए ये भी निर्धारित राष्ट्रपति करता है। और वर्तमान में इनकी संख्या जो है 10 है। और जो भी सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु के लिए की जाती है। अगर 6 वर्ष होने से पहले ही व्यक्ति की आयु 65 वर्ष हो जाती है तब भी उसे रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन जो राज्य लोक सेवा आयोग के होता है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और लेकिन इनको हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होता। इनकी जो सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष होता है, लेकिन उम्र कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। और जो संघ लोक सेवा आयोग है उसमें आयु कितनी है? 65, लेकिन यहाँ पे 62। अगर 6 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही आयु 62 वर्ष हो जाती है तब भी उसे पदमुक्त कर दिया जाएगा सदस्य को। ठीक है। और इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाता है तो उसके तहत उसे पदमुक्त कर दिया जाता है। और ये सब कुछ कहाँ है? कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ नियमों के तहत संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति इनको हटा भी सकते हैं। अगर बीच में इनको हटाना पड़ जाए किसी एक आध को, तब भी इन्हें अनुच्छेद 317 के तहत हटाया जा सकता है। ठीक है। ये था आपका लोक सेवा आयोग। ये 2 तरह के होते हैं, संघ और राज्य। संघ की में सदस्यों की नियुक्ति जो है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन दोनों में से अगर हटाना हो तो राज्यपाल नहीं हटा सकता, राष्ट्रपति ही हटा सकता है, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो। संघ लोक सेवा आयोग में अगर
कार्यकाल सदस्यों का कितना होता है, 6 साल होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक। और राज्य लोक सेवा आयोग में क्या होता है, कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। और दोनों में हटाने की पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। अगला है आपका निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग बोल सकते हो या चुनाव आयोग बोल सकते हो। संविधान के भाग 15 और आर्टिकल 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित जो भी वहाँ पर दिया गया है, उपबंध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को ही हो गई थी। और ये स्थायी संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय वो होता है जिसे संविधान में दर्जा प्राप्त होता है। जो प्राधिकरण है वो संवैधानिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो संवैधानिक, ये जो निर्वाचन आयोग है वो सिर्फ संवैधानिक है। निर्वाचन आयोग का जो गठन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी इसमें से पहले पूरा हो जाए। और अन्य चुनाव आयुक्त का मुख्य जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष और 62 वर्ष, जो दोनों में से पहले जो पूरा हो जाए, ठीक है। मुख्य आयुक्त जो हेड होता है उसका टाइम ये है कार्यकाल, और जो अन्य सदस्य हैं उनका टाइम ये है कार्यकाल का, ठीक है। और मुख्य चुनाव आयुक्त ये अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर, यानी कि जो जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, उनके बराबर वेतन दिया जाता है, लगभग 90,000। पहले चुनाव आयोग एक सदस्य आयोग हुआ करता था, मतलब कि इसमें एक ही सदस्य होता था, परंतु अक्टूबर 1993 में इसे 3 सदस्य आयोग बना दिया गया। तो निर्वाचन आयोग के कार्य हैं वो आप अपनी बुक से पढ़ लेना, बहुत ही आसान है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।